प्राइवेट में काम करने वाले जितने भी शिक्षण संस्थान या कंपनीज होंगी वो एक दूसरे के कंपटीशन में चलेंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हर काम जो होता है एक दूसरे से ज़्यादा बेटर करने के लिए हो। नमस्कार, मैं आशीष सिंह। दोस्तों, जो गिरगिट कभी रेगिस्तान में नंगे घुमा करते थे, दर दर ठोकरे खाकर तंबू में रहा करते थे, पानी नहीं मिलता था इसलिए ऊँट का मूत्र पीते थे, जिनको माँ, बहन और पत्नी में अंतर नहीं पता, उन्हें क्या पता कि परिवार क्या होता है। वो परिवार पे तो ज्ञान दे नहीं पाते और आज आए हैं हमें जीडीपी के बारे में बताने। कभी कभी लगता है कि इतने बुद्धिमान लोगों को अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों नहीं बना दिया गया। बिजनेस टुडे ने जीडीपी वाले ग्राफ को डिलीट कर लिया है, उसके दम पर जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री पैदा हो गए इसलिए किया होगा ना। जीडीपी और बेरोजगारी के बारे में बात करने के लिए उनके अंदर बड़ी स्फूर्ति आ जाती है। सरकार के विरोध में दिन में 4 बार उछल रहे हैं और वो अनाथ हो चले हैं। आंख खुलने पर पता चलता है कि भारत अभी भी दुनिया के सबसे ज़्यादा विकासशील दर वाले देशों में से एक है। किसी देश के जीडीपी डेटा की क्वार्टर से पिछले क्वार्टर की तुलना कर दी जाती है और भारत की पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना कर दी जाती है। स्पष्ट है कि गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन प्रपंचियों ने ग्राफ बनाया, मंदबुद्धियों ने ढोल पीटा और सरकार के अन्य विरोधियों ने बिना सोचे समझे लेकर इसे एक हंगामा शुरू कर दिया, एक ट्रेंड बना दिया। मैं अर्थशास्त्री तो नहीं, लेकिन जो सच है वो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं और उनकी ही राय को आपके समक्ष में रख रहा हूँ। मीडिया ने प्रचारित किया कि ये सबसे बड़ी गिरावट है, अर्थशास्त्र आईसीयू में है और मोदी सरकार फेल हो गई। क्या लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि उत्पादन होता है, उसे खरीदने के लिए रुपए खर्च किए जाते हैं और कमाई बढ़ने के साथ ही कोई भी सेक्टर ऊंचाई पर चढ़ता है। भाई साहब, काम ही कहाँ हो रहा है कि कमाई होगी। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मॉल के आवागमन की सुविधा भी बंद है। कोई बहुत बड़ा गणित तो नहीं समझना ना इसमें। अगर उसी ग्राफ के आधार पर तुलना करें, कनाडा के 38.7, अमेरिका के 33%, जापान की 27.4% गिरी है। विश्व इससे जूझ रहा है और इसका सरकार के पास परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता। इस सबके बावजूद भारत का कृषि सेक्टर सबसे आगे बढ़ रहा है, जो अच्छी बात है। अब कोई ये पूछ सकता है कि चीन की भारत जितनी क्यों जीडीपी गिरी है। पहली बात, वहाँ लोकतंत्र न होने के कारण सरकार आयरन हैंड से फैसले लेती है। दूसरा, कोरोना से वहाँ की 5% जनसंख्या प्रभावित हुई है, अर्थात पूरे चीन में तो लॉकडाउन हुआ ही नहीं, जबकि भारत में पूरा का पूरा देश ठप है महीनों से। कारण है कि सरकार ने लोगों की जान को इकोनॉमी से ज़्यादा प्राथमिकता दी। हमारे पास कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था। आयुष्मान भारत से लेकर के नए अस्पताल बनवाने तक का सरकार से कोरोना के लड़ने में सारी ताकतें झोंक डाली। हमारे सरकारी अस्पतालों में 70 साल में जितने वेंटिलेटर्स थे क्या, 48,000 मोदी सरकार ने पिछले पीएम केयर से कुछ ही महीनों में 50,000 वेंटिलेटर्स बनवाकर अस्पतालों को दिए। क्या ये नहीं गिना जाना चाहिए क्या? जनवरी 2020 तक कितने पीपीई किट बनते थे हमारे देश में? 0। जी हाँ, 0। हमारे भारत में रोज 4.5 लाख पीपीई किट्स बनते हैं। हम दुनिया में सबसे बड़ा दूसरा बाजार बन गया पीपीई किट के मामले में। जो लोग वो बोल रहे थे कि लॉकडाउन लगाओ और बाद में बोलने लगे कि लॉकडाउन हटाओ। लॉकडाउन नहीं होता तो रोज़ हज़ारें मौतें होती, तब यही लोग बोल रहे होते कि इकोनॉमी ज़्यादा ज़रूरी है या लोगों की जान ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में कोरोना के फिलहाल 8 लाख के मामले सक्रिय हैं, जिनमें से 44% महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। उन सीएम से अगर सवाल पूछे जाते हैं क्या कभी? लेकिन जिसने काम किया गाली उसे ही पड़ती है। जब जीडीपी रिकॉर्ड हाई थी तब यही लोग कह रहे थे कि आंकड़ों से गरीब का पेट थोड़े भरता है। जब डेटा सस्ता हुआ तो लोग ये कह रहे थे कि गरीब को डेटा नहीं आटा चाहिए। अब तो आटा भी मिल रहा है 5 रुपए किलो। गेहूं, चावल के अलावा हर महीने 1 किलो चना भी गरीबों को दिया जा रहा है। भूल रहे हैं क्या? छठ तक सब मुफ्त है। सरकार ने गरीबों के भोजन पर 1.5 करोड़ लाख रुपए खर्च किए हैं, ये नहीं जोड़ा जाएगा। अब गरीबों को खाना मिल रहा है तो आंकड़े चाहिए। 20 करोड़ गरीबों के खाते में 31,000 करोड़ गए, ये भी तो आंकड़े हैं। असल में ये सब एक कुचक्र के तहत हो रहा है। पहले ये बोल रहे थे कि कोरोना कोई बड़ी बीमारी है ही नहीं, इसे तो सीएए से ध्यान भटकाने के लिए लेकर आया गया। मत भूलिए, याद करिए उस पल को। बाद में इन्होंने मजदूरों को भड़काकर पूरे देश में एक माहौल बनाया। फिर छात्रों को भड़काए गए, जेईई एक परीक्षा के लिए भड़काए गए। कोई परेशानी आई क्या? कोरोना के कारण सभी छात्र परेशान हैं। जब डीयू और बीएचयू सहित कई बड़े बड़े शिक्षण संस्थान और अन्य प्राइवेट संस्थानों की परीक्षाओं में भीड़ जुट रही है तो सरकार क्यों पीछे हटे? हाँ, सरकार छात्रों की सुरक्षा समुचित व्यवस्था करे, ये मांग जायज है। चीन के मुद्दे पर रोज चिल्लाने वाले अब चुप है, क्योंकि भारत ने कई वो हिस्से भी वापस छीन लिए हैं जो 1962 में नेहरू ने गंवा दिए थे। अब सब चुप हैं। राफेल पर हंगामा मचाया गया जो अब शांत हो गया। हर हंगामे का हश्र यही होना है, तो तुरंत बहकावे में आ जाते हैं और उसके बाद हमें एहसास होता है कि वो गलत थे, हम सही थे।
अब नया मुद्दा आया है सरकारी नौकरी का। आया नहीं बल्कि इसे लाया गया है। जानबूझकर इस माहौल में इस मुद्दे को छेड़ा गया है। इसका समर्थन कर रहे बड़े बड़े नेता रेलवे और सेफ्टी का एक स्पेलिंग गलत तरीके से लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। भारत का सरकारी वर्कफोर्स भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इससे अधिकतर अयोग्य लोग बैठे हुए हैं हमारे सिस्टम में। एक एक काम के लिए कई लोग हैं। ऐसे में सरकारी नौकरियों को कम करके लघु व माध्यमिक उद्योग है उनको बढ़ावा देना, प्राइवेट सेक्टर को नौकरियों के सृजन के लिए तैयार करना सिस्टम बदलने का उद्देश्य है। स्वाभाविक है कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, लेकिन जहां एक ही फाइल पढ़ने के लिए 3 कर्मचारी बैठे हों, वहां चौथा भी तो इसी काम के लिए चला जाएगा। तो इससे सरकारी कामकाज धीमे होगा या और तेज होगा। सरकार ने बड़े स्तर पर कईयों को जबरन रिटायर किया। छोटे लेवल पर यह मुश्किल था। इसके बाद चला डिसलाइक का खेल। पीएम मोदी के मन की बात वाले जो वीडियोस थे उनको डिसलाइक किया जाने लगा। पोल खुल गई। कुल डिसलाइक में से तो 98% विदेश से आए। तुर्की जैसे कट्टर इस्लामी देशों से 2% समर्थन पाकर हंगामा करना इनसे सीखे। तुर्की में जेईई नीट की परीक्षा देनी आती है क्या वहाँ के लिए? बीच में कोरोना आपदा में ये सब नौटंकी लग रही थी। इसका एक ही उद्देश्य था कि सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाकर ये दिखाना कि मोदी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। वैसे समझने वाले सब समझते हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद भी मैं कहता हूँ कि जीडीपी तो गिरी है तो मिलकर उठाएंगे। जरूरी नहीं है कि देश को बेचने वालों के हाथ में ही वापस सत्ता दे दी जाए। देखिए, बेरोज़गारी का मामला देश में बढ़ रहा है। मुझे पता है कि बेरोज़गारी का मामला बढ़ रहा है। मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मेरा कंप्लीट होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पास आउट हर एक बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कुशलता को हासिल करता है क्या? आज हमारे बड़े बड़े कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर सरकारी टीचर्स वहाँ क्लासेस नहीं लेते हैं। जहाँ क्लासेस चलती हैं वहाँ बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। जहाँ पर पढ़ाई होती है वहाँ पर बच्चे क्लासेस के पीछे बैठ करके मोबाइल फ़ोन और अपना लैपटॉप चलाया करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें प्राइवेटाइजेशन का मुख्य कारण को समझा देता हूँ। जब हमारे देश में आज़ादी के बाद से संविधान में आरक्षण का मुद्दा जोड़ा गया, उस आरक्षण के दम पे हमारे जो युवा हैं वो अपनी कुशलता से पीछे हट जाते हैं। कहने का मतलब है कि जिनमें ज़्यादा कुशलता होती है वो ही उस पद तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि थोड़ी एक काम के लिए सरकारी कुर्सियों पर 3 अधिकारी बैठे हुए हैं, तो चौथा इंसान भी उसी काम के लिए जाएगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर सरकार कुछ कह सकती है, उनसे उसका एक सिस्टम अलग बनेगा। उस पर सरकार उनसे जवाबदेही तय कर सकती है कि आपने प्राइवेटाइजेशन में जो कुछ भी हो रहा है वो काम कितना हो रहा है। प्राइवेट में काम करने वाले जितने भी शिक्षण संस्थान या कंपनीज़ होंगी वो एक दूसरे के कंपटीशन में चलेंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हर काम जो होता है एक दूसरे से ज़्यादा बेटर करने के लिए होता है, तो उसमें कंपटीशन को ज़्यादा होगा। और एक दूसरे से हमेशा अव्वल रहने के लिए जो सरकारी कंपनियाँ जो प्राइवेट कंपनियाँ हो जाएंगी, वो प्राइवेट कंपनीज़ हमारे इंस्टीट्यूट्स एक दूसरे से ऊपर रैंकिंग में आने के लिए अपने आप को और ज़्यादा कुशल तरीके से अपने कारीगरों को, अपने छात्रों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे छात्रों और जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो और भी एक अच्छी क्वालिटी का बन करके मार्केट में आएगा। प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा आरक्षण के नाम पे जो लोगों का मांग हो रहा था कि आरक्षण को हटाया जाए, सरकार डायरेक्टली आरक्षण को नहीं हटा सकती है। मुझे तो ये लगता है कि प्राइवेटाइजेशन करने का मुख्य रीज़न, जो मुख्य कारण है, वो ये है कि आरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए सब जितनी भी शिक्षण संस्थान और कंपनीज़ हैं उनको उठा करके प्राइवेट हाथों में दे दो, आरक्षण अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। और वामपंथी जितने भी संगठन हैं, जितने भी वामपंथ और लिबरांडू हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद हमारा आरक्षण का जो एक संविधान में उनके लिए एक अलग पन्ना रखा गया ना, वो निष्क्रिय हो जाएगा। आज़ादी के बाद संविधान में आरक्षण का मुद्दा इसलिए लाया गया था क्योंकि छुआछूत और जातिपात उस समय बहुत ज़्यादा था। आजकल मेरे भी ऐसे जो बहुत दोस्त हैं जो एससी कैटेगरी से आते हैं, उस ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, कुछ जनरल कैटेगरी से आते हैं, लेकिन फिर भी हम सब लोग मिल करके एक साथ रहते हैं। लेकिन जब नौकरी की बात आती है, जब किसी चीज़ में जाने की बात आती है, प्लेसमेंट की बात आती है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की बात आती है, तो हम आरक्षण चिल्लाने लगते हैं। क्यों? हम एक साथ एक सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन जब हमें कहीं एडमिशन चाहिए होता है तो हमें आरक्षण चाहिए होता है। क्यों? क्या आरक्षण को समय बदलने के साथ साथ इन संविधान में लिखित जो हमारी नीतियां हैं, इनको बदल कर क्या आय के हिसाब से, यानी इनकम के हिसाब से, यानी कि कोई इंसान कितना ज़्यादा गरीब है, उसका परिवार कितना गरीब है, इसके हिसाब से नहीं तय किया जाना चाहिए क्या? मुझे तो लगता है, फाइनली मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मुझे तो यही लगता है कि आरक्षण को हटाने के लिए ही हर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इस विषय पर मैं एक विस्तार से वीडियो बना करके आप लोगों को समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में और उसमें मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्ते, जय श्री राम।